हम में से किसी को भी गलती से भी देश की बुराई हो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं। लंदन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके देश की क्या इज्जत बढ़ा रहे हो, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और आप मुझे पूछ रहे हो, नहीं आज मुझे पूछ रहे हो कि क्या कौन कुछ नहीं कहा। अच्छा है मैं अपनी मर्यादा में रहूं, वही ज्यादा अच्छा है। आज हमारे खड़गे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं, राष्ट्रपति जी ने वही बात सदन में भी कही। मतलब ये सिद्ध हो गया कि सच बोलने वालों को बाहर दूसरा बोलना, अंदर अलग बोलना था नहीं। जो सच बोलता है वो बाहर भी वही बोलता है, अंदर भी वही बोलता है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बात को रजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं, जनसभा में भी सच बोलते हैं, लोकसभा में भी सच बोलते हैं, और प्रधानमंत्री भी सच बोलता है, राष्ट्रपति जी सच बोलते हैं। अब आपकी मुसीबत है कि सच सुनने की आदत भी चली गई है। आप इतना झूठ सुन चुके हो कि आपकी सच सुनने की आदत ही चली गई है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कहते हैं इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा, कहते हैं कि करने वाले कांग्रेस, कहते मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर रहा है। कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। और कितना बड़ा हिंदुस्तान की सेना की इज्जत को आपने कितना बड़ा गहरा दांव लगाया। आपको मालूम नहीं है, आपने हफ्ते 2 हफ्ते शायद अपनी राजनीति कर ली होगी, लेकिन ये जो आपने पाप किया है, मैं समझता हूं हमारी सेना के दिलों पर जो घाव लगा है। भारत की सेना तख्ता पलट करने का काम करे। ये आजादी के इतने सालों में अच्छे दिन आए हो, बुरे दिन आए हो, वीक प्रधानमंत्री रहे हो, वीक गवर्नमेंट रही हो, एक सरकार रही हो, मिलीजुली सरकार, कभी देश की सेना ने ऐसा पाप नहीं किया है। हम ये बातें कहते हैं जस्ट अपनी राजनीति के लिए। और इसलिए, और मैं मानता हूं कि बहुत बुरा किया हम लोगों ने। हम एक जिम्मेवारी के लोग हैं और शासन में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें हो, और आप कहें कि हम संस्थाओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग, इस देश का चुनाव आयोग विश्व के लिए गौरव का केंद्र बन सकता है। छोटी मोटी शिकायतें रहने के बाद भी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की निर्णयों को मान करके चल रहे हैं। क्या हम उसको भी बर्बाद करके रहेंगे? हम आज उस पर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्या हम उसकी दिशा में भी कुछ सोच सकते हैं क्या? उसी प्रकार से अपनी विफलता ईवीएम पर, अपनी विफलता, मैं तो हैरान हूं, देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे थे। ये कितनी, यानी आप इतने डरे हुए, क्या हो क्या गया है आप लोगों को?
न्यायपालिका को कांग्रेस धमकाती है। मैं जिस प्रकार से न्यायपालिका के निर्णयों को कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। न्यायपालिका का निर्णय अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उसका सम्मान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन आखिर बचानी पड़ेगी। लेकिन हमें पसंद ना हो तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बुलवा लें, कुछ भी लिखवा दें। आप पूरी जुडिशरी को डराने के लिए महाभियोग के नाम से पूरी व्यवस्थाओं को हिलाने के लिए कोशिश की, और आप हमें कह रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी जिसने योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को जोकरों का समूह कहा था, मालूम है ना किसने कहा था? आज आप प्लानिंग कमीशन के इतने गीत गा रहे थे, उसी प्लानिंग कमीशन को आपके एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जोकरों का समूह कहा था। इंस्टीट्यूशन का सम्मान, एक शब्द पकड़ लिया, बाकी कुछ अपना तो कारोबार देखो जरा। 356 का दुरुपयोग 100 बार, करीब 100 बार आपने किया। चुनी हुई सरकारों को आपने बर्खास्त कर दिया, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अकेली ने 50 बार किया उसका उपयोग। 50 बार सरकारों को गिराया। और ये 2019 किस चीज की एनिवर्सरी याद करें जरा। मैं केरल के मित्रों को कहना चाहता हूं, केरल को 59 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, वो केरल गई। पता नहीं क्या देखा, क्या पाया, क्या सुना। आते ही केरल की कम्युनिस्टों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये 2019 एनिवर्सरी है। आप संस्थाओं का मान सम्मान की बातें करते हो। किस प्रकार से आपने देश के साथ, आपने एनटीआर के साथ क्या किया, आपने एमजीआर के साथ क्या किया। इतना ही नहीं, आपने मंत्रिमंडल के निर्णय, कैबिनेट का डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कैसे फाड़ रहे? कौन सी सेंटिटी, कौन सी संस्थाओं का सम्मान। और इसलिए कृपा करके मोदी पर उंगली उठाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी 4 उंगली आपके तरफ होती है। और इसलिए आमतौर पर मेरी, खड़गे जी एक डिसेंट व्यक्ति है, उसमें कोई, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, किस मुसीबत में फंसे हैं कि एक डिसेंट व्यक्ति हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट। लेकिन मैं, आप डिसेंट है इस बात को तो मैं इस सदन के सामने कहूंगा, जरूर कहूंगा। और ये बात सही है कि आज उन्होंने कहा कि मैं जरा फर्स्ट एड, लेकिन करीब 36 घंटे के बाद वो पूछ रहे थे फर्स्ट एड की जरूरत है क्या। तो आप एक सीनियर व्यक्ति के नाते हम जैसे लोगों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय जी, इन सारी मुसीबत के मूल में एक सबसे बड़ा कारण यह है कि एक गरीबी से उठा हुआ इंसान जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे नहीं थे, उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, वो पचा नहीं पा रहे। तो ये मान के चलते हैं कि हम तो इस बस देश पर गद्दी हमारे मालिकी की है, वो ऐसा एक कोने में पड़ा हुआ इंसान आके यहाँ, ये बात इनके दिमाग से जाती नहीं है। वो जो नशा है, वो नशा परेशानी का कारण है। एक्सेलेंसी,
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब जरा हिसाब की बातें चल रही थी, हमारी सरकार तो मैं भी बता दूं। 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने। देखिए, स्वच्छता का दायरा 55 साल में 2014 तक 40% था। आज 4.5 साल के 55 साल के महीने के अंदर 98% क्रॉस कर गया। साढ़े 4 साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाया। वही मेरे अमीर है, वही मेरा ईमान है, वही मेरी जिंदगी है। उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए यहां आया। गैस कनेक्शन 55 साल में 12 करोड़ गैस कनेक्शन और 55 महीने में 13 करोड़ गैस कनेक्शन और उसमें 6 करोड़ उज्ज्वला। काम किस गति से होता है और किसके लिए होता है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबों के नाम पे बातें की, राजनीति की, चुनाव जीतते गए, वोट बटोरते गए, लेकिन हमारे देश में 55 साल में 50% लोगों के बैंक के खाते थे। 55 महीने में अब वो 100% करने में हम यशस्वी हुए हैं। आपको तकलीफ होती है 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई, और आप आंकड़ा देते हैं, यानी 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थी। 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थे। वहीं शुरू कर रहे आप, वो बीसी और एडी वाली बात है। लेकिन अगर सचमुच में जिस गति से पिछले 55 महीने में सरकार चली है, आजादी के बाद इतनी रुकावटें नहीं थे, इतना विरोध नहीं था, इतने कानूनों की परेशानी नहीं थी, इतना मीडिया भी नहीं था। अगर उस समय आप चाहते काम करना तो पहले 2 दशक में हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंच जाती। ये काम जो 20 साल में होना चाहिए था, वो मुझे आकर के पूरा करना पड़ा है। और इसलिए इतना ही नहीं, आपका 2004 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए। आपने तीनों मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम 3 साल के भीतर, 4 में कहा 3 साल के भीतर, आपने 9 में कहा 3 साल के भीतर, 14 में कहा 3 साल के भीतर हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में है, बिजली पहुंचाएंगे। मैं हैरान हूं, वो गरीबी हटाओ तो आप एक्सटेंड करते गए हैं, लेकिन 2004 में भी 3 साल, 2009 में भी 3 साल, 14 में भी 3 साल, और आज घरों में बिजली पहुंचाने के लिए मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है। 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया, और आने वाले दिनों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने का गर्व हम प्राप्त करेंगे। मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आंकड़े झुठला नहीं सकते हैं। आंकड़े ही बोले, हाँ। वो भी सेंसस के आंकड़े बोले। 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है, और देश अनुभव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है।
पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निर्णय कर सकती है, कितनी गति से आगे बढ़ सकती है, और निर्धारित महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो। केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिया, ये महामिलावट देखने वालों को। और इसलिए ये महामिलावट का खेल अस्थिर सरकार, अकल्पनीय सरकार, इसके कारण ये महामिलावट हो गया ना। देश ने 30 साल ये स्थिति देखी है। देश कतई अब तो जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है। हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। जब बहुमत वाली सरकार होती है, देशवासियों के लिए समर्पित सरकार होती है, तो काम कैसे होता है। 2014 के पहले आपकी सरकार थी, गरीबों को घर मिलना चाहिए, ये 1947 से हर सरकार ने विचार किया है। लेकिन 2014 के पहले 5 साल आपकी सरकार ने 25 लाख घर बनाए। हमने 55 महीने के अंदर 1,30,00,000 घर बना करके चाबी दे दी। और घर भी जिसमें शौचालय है, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस का कनेक्शन है, ऐसे 4 दीवारियां बना करके काम पूरा नहीं कर रहे हैं। और आज वो बात आप जहां आपके लोग हैं वो भी आकर के कहते हैं कि मेरे इलाके में आवास अलॉटमेंट करवा दीजिए, और पैसे गरीब के खाते में सीधे जमा हो रहे हैं, बिचौलिए नहीं है। दो 2014 में, अब आपके घोषणा पत्र में 2004 में था, 2009 में था और 2014 में भी था। और आपने कहा था कि वो भी आप ये 3 साल कहाँ से ले आए मुझे मालूम नहीं, आपका 3 साल का डेफिनेशन क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं। 4 में भी कहा कि 3 साल में हर पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये 4 में कहा था। वही बात 9 में कही, वही बात 14 में कही। जब हम आए तब 59 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा था। यानी आइडिया नया। अब आप कहेंगे हमारी योजना, आपकी योजना मैनिफेस्टो में लिखा है, करेंगे, लिख दिया। 2004 से शुरू किया काम आपने, 2014 में पहुंचते पहुंचते 59 विलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। 55 महीने की हमारी सरकार में 1,16,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई। आप वादे करते रहे। आज हमारे खड़गे साहब ने शेर शायरी का मिजाज था उनका, और हो सकता है कि कविता जो हुस्न से शुरू होती थी वो उनकी नजर गई। मुझे समझ नहीं आया कि उनको हुस्न वाली पंक्ति क्यों पसंद आई। लेकिन उसी कविता में अगर आपने जिस परिवेश से आप पैदा होकर के आए हैं, आपके परिवार ने जिस संघर्ष के आप निकला हुआ है, मैं जानता हूं और मैं गर्व करता हूं आपके परिवार के जीवन पर।
अगर वो चीजें आपको याद रहती हैं तो हुस्न वाली पंक्ति है तरफ नजर नहीं जाती। अगर वो होता तो आपकी नजर जाती। और मुझे तो बहुत बराबर ये चीज दिन रात याद रहती है आप लोगों के कारण। उस कविता में लिखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा। आपके झूठ के कारोबार से क्या होता है ये कविता में आपको दिखाई देना चाहता, लेकिन वो नहीं देख पाए। उसी कविता में आगे लिखा है, अगर संवेदना नाम की चीज बची होती, लेकिन सत्ता के गलियारों में रहने के कारण शायद वो छूट गया होगा। अगर वो बचा होता तो उसके आगे की पंक्ति आपको जरूर दिल को छू जाती। आगे की पंक्ति है, अपने घर की चार दीवारी में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। अपने घर की चार दीवारों में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पर ठिठुरते देखा है। इसके लिए संवेदना होती है, दर्द होता है, तब जाकर के बात बनती है जी। कांग्रेस 55 साल सत्ता भोग के 55 साल, हमारे 55 महीने सेवा भाव के 55 महीने। 55 साल का सत्ता भोग और 55 महीने का सेवा भाव। और जब नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, इरादे नेक हो, निष्ठा अटल हो, तो हम 24 घंटे गरीबों के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा निरंतर पाते रहते हैं। आप किस प्रकार से काम करते हैं? मैं 21वीं सदी के मतदाताओं को जरूर याद कराना चाहूंगा कि किस नियत से 55 साल तक सत्ता भोग चला है। आप देखिए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, देश की आन बान शान पूरे विश्व में पहुंचाने का एक सुवर्ण अवसर था। लेकिन उस समय एक तरफ हमारे खिलाड़ी पदक जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे और ये कॉमनवेल्थ में अपनी वेल्थ उसको जुटाने में लगे थे। 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन आप उसको देख लीजिए। 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ? ये सत्ता भोग का परिणाम था और इनकी नियत यही अपना और अपनों का फायदा करना। हमारी नियत लोगों को सस्ता डेटा, फोन पर बात करने का खर्च कम हो और इसलिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की व्यवस्था हमने विकसित की। बैंकिंग व्यवस्था क्या करके रखा था? फोन बैंकिंग चलता था। नामदार को पता चले कि इसको मदद की जरूरत है, बैंक को फोन चला जाता था, रुपये निकल जाते थे, पहुंच जाते थे। किस काम के लिए कौन ले जाए, कहां ले जाएगा, अब सब निकल रहा है तो परेशानियां बढ़ रही है। एक बात को नहीं भूल सकते कि स्वतंत्रता के बाद 2008 तक बैंकों ने कुल 18 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज दिया, लोन दिया।
लेकिन सत्ता भोग की जो राजनीति चलती थी, देश चलाने का तरीका था, उस सत्ता भोग के 55 साल का परिणाम देखिए। 2006 से 2014 8 साल में 6 साल में 2008 से 14 6 साल में ये 18 लाख करोड़ बढ़कर के 52 लाख करोड़ हो गया। ये फोन बैंकिंग का परिणाम था। लोगों के पैसे थे, लूटे जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। ये आपका तरीका था। और 21 के सदी के मतदाताओं को पता होना चाहिए कि कैसे देश को, क्योंकि उनको ये उनकी उम्र इतनी छोटी रही होगी, सब खेल चले, अब उनको ये शिक्षित करना हम लोगों का काम है। मुद्रा योजना से हमने 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, ये वही है जो 2014 में आप छोड़ के गए। ये तो ब्याज बढ़ रहा है, एक नया एनपीए नहीं बढ़ रहा है। ये आप छोड़ के गए, उसका ब्याज बढ़ रहा है। और हमने कानून ऐसे लाए हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया वापिस आना शुरू हुआ। हाँ, मुद्रा योजना 7 लाख करोड़ रुपये हमने मुद्रा योजना से दिया। माननीय अध्यक्षा जी, उन लोगों को दिया जिनके पास कोलैटरल गारंटी का भी कोई ताकत नहीं था, और उन्होंने स्वरोजगार खड़ा किया, उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए। ये काम हमने किया है। जो भाग गए हैं वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपया मेरा जब्त कर लिया। वो रो रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, और बोले मैं सुबह उठता हूं तो पता चलता है कि मेरी आज ये संपत्ति का पता चल गया, वो भी जब्त हो गई। दुनिया के किसी देश में संपत्ति है, वो भी जब्त हो गई। ये कानून हमने बनाया। लूटने वालों को आपने लूटने दिया, हमने कानून बना करके उनको वापस लाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कुछ काम आउटसोर्स कर दिए हैं। वैसे अभी 2 दिन पहले मदद की थे तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कांग्रेस ने यह कहा, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई, मैं यहां उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। हाँ, आपके पास सब कुछ है, ठहरिए, आपके पास सब कुछ है। आपको घंटों तक बोलने दिया है, अगर उस समय सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी, आपने सेना को एक प्रकार से आपने निहत्था बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आप किस सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छे प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की तो बात ही नहीं करता, सामान्य व्यवस्थाओं की बातें। 2009 में भारतीय सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की। 5 साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की और 2018 में
पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमने हमारे जवानों को पहुंचा दिए हैं। अगर 2014 में उसके बाद भी देश की जनता ज्यादा समझदार है इसलिए गलती नहीं करती, लेकिन 2014 के बाद भी यूपीए की सरकार बनी होती तो देश का गौरव तेजस लड़ाकू विमान वह जमीन पर ही खड़ा होता, वहां पार्किंग किया कर पड़ा होता, वो हवा में नहीं जाता। 2016 में जुलाई में हमने 45 स्क्वाड्रन में शामिल किया और 83 तेजस विमान खरीदने को हमने स्वीकृति दे दी। आपको इसकी चिंता नहीं थी। आप सेना ताकतवर हो ये आपने कभी सोचा नहीं। देश की रक्षा कर रहे जवानों के लिए आपकी इतनी संवेदनहीनता क्यों थी? आपने क्यों, कांग्रेस ने, पिछली सरकार ने 10 साल में सेना, वायुसेना, नेवी, उसकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज क्यों किया? कल्पना कीजिए उस समय अगर कोई हमारे दुश्मन देशों ने हरकत की होती तो आज देश कहां खड़ा होता? आपने इतना क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया हुआ है और देश इसको कभी माफ नहीं कर सकता। आज आवश्यकता है जिस प्रकार से वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं, हमारी सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उसके लिए मुझे ये बताइए 3 दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नॉट अ सिंगल इन 30 इयर्स। जबकि हमारे पड़ोस में हर प्रकार से युद्ध सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा का विषय देश के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? दादा को राफेल के लिए सुनना है ना? एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तराश करके देखा है और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो? 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था और इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कांग्रेस पार्टी और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कर ही नहीं। मैं कभी सोच रहा था कि राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कहां से कोई चाचा, कोई मामा, जब पारदर्शिता से ईमानदारी से देश की वायुसेना को मजबूत करने का काम हो रहा है, तब माननीय अध्यक्ष जी ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं। सच उनको सुनने की आदत रही नहीं है और अब परेशानी है। चेहरे
क्योंकि अब राजदार को पकड़ करके लाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन राजदार। अब आपकी चिंता है कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, कैसे पूछा जाता है, और चिट्ठियां पकड़ाई जाती है, छुप छुप के चिट्ठियां पकड़ाई जाती है। और इसलिए आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। जहां तक काले धन का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, हम आज भी प्रतिबद्ध हैं जीरो टॉलरेंस के साथ। ये दिमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है। यहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि देश में भ्रष्टाचार खत्म ना हो। हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन किसी न किसी के हाथ पैर कहीं फंसे हुए थे, इसलिए चाहते हुए भी कर नहीं पाते थे। हमें हमारा कोई बैगेज नहीं है, न हमें किसी पर एहसान करना है, न किसी के एहसान पर हम जिंदा हैं। हम तो 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से जिंदा है, और इसलिए जी जान से काला धन हो, भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का माजा रखते हैं। और अभी तक पीछे नहीं हटे हैं और उन प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। 8 करोड़ लोगों को जो इस व्यवस्था में थे, जो दलाली लेते थे, आधार की व्यवस्था से 8 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया। क्या किया दादा? ये किया। बेनामी संपत्ति कानून तो कितने साल पहले बना पड़ा था, लेकिन पार्लियामेंट में बहस कर ली, दुनिया को मैसेज दे दिया, वोट बटोर लिए, लेकिन उसको आगे ही नहीं बढ़ाया गया, इसी प्रकार के रखा गया। हमने आकर के कानून किया और बेनामी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, उसी के कारण लोग परेशान हैं और प्रॉपर्टी निकल रही है कहां। कैसे कौन किसके लिए, कब कहां, और इसलिए परेशानी होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो हम संकल्प लेकर के चले हैं, इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, रुकावटें अनेक हैं, लेकिन जितनी रुकावटें हैं उससे ज्यादा मजबूत हमारा संकल्प है। जितनी रुकावटें हैं उससे ज्यादा मजबूत हमारे इरादे हैं। और इसलिए हम इस बात को, नोटबंदी की परेशानी आपको हो रही है, ये नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियां फर्जी, जो रुपयों का कारोबार करते थे, डोनेशन लेना देना रुपये करते थे, ये सब बंद हो गया। ये कारोबार है और ये चलता रहता। अगर पुरानी वैसी सिस्टम होती तो चलता रहता। ये 55 महीने वाली सेवा भाव की सरकार है, राष्ट्र को समर्पित सरकार है, इसलिए संभव हुआ है। आईबीसी कानून 3 लाख करोड़ रुपया वैसे वापिस आए। माननीय अध्यक्ष जी, एक और जानकारी शायद इस सदन में भी बहुत लोगों को अचरज करेगी। हमने आकर के देश में भिन्न भिन्न संस्थाओं को एक चिट्ठी भेजी। हमने कहा कि आपको विदेशों से धन मिलता है, एफसीआरए कानून के तहत आपको परमिशन मिली हुई है, आप अपने पैसों का हिसाब दीजिए। विदेश से पैसा आता है, कहाँ उपयोग करते हैं। इतना सा कोई रेड नहीं करनी पड़ी है, किसी इनकम टैक्स वाले को जाना नहीं पड़ा है। एक छोटी सी चिट्ठी गई और आप हैरान हो जाएंगे, इस देश में 20,000 से ज्यादा संगठन
उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी जो विदेशों से धन लेते थे। ये 20,000 संस्थाएं क्या करती थी? सीमावर्ती गांव से लेकर के संसद से लेकर के न्याय तंत्र तक, न्याय प्रक्रिया तक प्रभाव पैदा करने का काम होता था। उन पर हाथ उठाने का काम हमने किया है। हिंदुस्तान को नुकसान करने वाली 20,000 संस्थाएं, क्या ये आप नहीं रोक सकते थे? क्यों चलने दी? क्या आशीर्वाद थे? क्या भला होता था आपका? ये विदेशी धन लाने के रास्ते किसके लिए थे? ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसलिए चारों तरफ से अभद्र भाषा सुनने को मिलती है, गाली गलौज सुनने को मिलता है, गंदे आरोप सुनने को मिलते हैं। उसका कारण यही है कि इतने लोगों को परेशानी हो रही है कि एक ईमानदार सच्ची सरकार, देश के हित में सोचने वाली सरकार आती है तब क्या होता है ये इससे पता चलता है। 20,000 संस्थाएं बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब तो मैं देख रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े नाम थे वो ऑफिशियली हिंदुस्तान में से अपना कारोबार बंद करके नए नाम से घुसने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। ये हाल पैदा हो गया है। और आपने देखा होगा, मुझे याद है गुजरात में सरदार सरोवर डैम नर्मदा, पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया था, पंडित नेहरू जी ने, और अभी मैंने उद्घाटन किया है। कितना देश की पैसा, और इस पे के विषय विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, और किसी ने रोका नहीं इनको। 20,000 संस्थाएं बंद हुई है और आने वाले दिनों में आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हम पाई पाई का हिसाब ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, 55 साल के सत्ता भोग ने कुछ दलों के लोगों की ऐसी आदत खराब कर दी है। वो अपने आप को ऐसा शहंशाह मानते हैं और बाकियों को ऐसा निकृष्ट मानते हैं, हर व्यवस्था को इनका निकृष्ट मानते हैं। हर किसी का अपमान करना मानो उनके स्वभाव में है। हर किसी को अपमानित करना ये उनके स्वभाव में है। और इसलिए मुख्य न्यायाधीश को विवाद में घेरना, पूरा माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना, न्याय तंत्र का अपमान करना, रिजर्व बैंक का अपमान करना, सेना अध्यक्ष का अपमान करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का अपमान करना, लोकतंत्र का अपमान करना, ये मैं समझता हूं ये सत्ता भोग के कारण आपके अंदर आई हुई विकृति है। और महात्मा गांधी बहुत पहले भनक गए थे, उनको अंदाज आ गया था कि सारी बीमारियों को रिसीविंग कैपेसिटी सबसे किसी की ज्यादा है तो कांग्रेस की है। और इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो। कांग्रेस मुक्त भारत ये मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। और 150 साल है महात्मा गांधी जी के, ये श्रद्धांजलि के रूप में ये काम करना ही करना है। और कितनी मिलावट कर लो बच नहीं सकते हो। हमारे लिए तो हमारे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमसे बड़ा हमारा दल है, दल से बड़ा हमारा देश है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, संविधान संस्थाओं का अपमान, भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये एक प्रकार से कांग्रेस के साथियों ने भी ये मिलावट कल्चर स्वीकार कर लिया है। वंशवाद के बाहर उनका एक भी साथी नहीं रह सकता है, एक भी नहीं, क्योंकि उनके लिए एक संस्कार बन गया है, ये उनकी संस्कृति बन गई है। और इसलिए उनके लिए जम करके, और इसलिए ये महामिलावट का खेल को बड़ा आसानी से किया जा सकता है क्योंकि सभी वंशवादी हैं, करीब करीब थोक में सब बेल पर हैं, तो बड़ा स्वाभाविक है फिर
वाजपेयी के टाइम में 23 पार्टियां मिलके करे थे महामिलावट मिलना 23 पार्टियां और पूर्ण बहुमत की सरकार। अटल जी को भी, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मुझसे ज्यादा अगर पूर्ण बहुमत मिला होता तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होगा, हम जानते हैं। और जो आज आपके पास आए ना, वो उस समय भी हम हमारे पास थे और उस समय भी उन्होंने ऐसा ही धोखा किया था। ये धोखेबाज लोगों को लेकर के हम ये मिलावटी कल्चर से देश का महामिलावट करते रहो। हाँ, आज बाबा साहब आम्बेडकर क्या बात यहां हुआ, आज बाबा साहब आम्बेडकर का उल्लेख हुआ। एक बार बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, और हो सकता है कि मिलावट के रास्ते पर गए हुए कुछ लोगों को शायद बाबा साहब आम्बेडकर में श्रद्धा हो तो काम आएगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या करने के समान होगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर का वाक्य है। कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या के समान होगा। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहां सदन में ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस ने ही किया, तुमने किया क्या? मोदी जी ने किया। खड़गे जी, आपका सीआर कोई नहीं बिगाड़ेगा, चिंता मत करो। सीआर की चिंता नहीं, मैं जो भी जी रहा हूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा जीना जो है, ये तो प्लस है। मेरी आयु पहले 7 साल की थी, लेकिन 77 साल तक जी रहा हूं। आप शतायु होना है, आपको शतायु होना है। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहां सदन में महंगाई को लेकर भी कुछ बातें हुई, हकीकतों से बिल्कुल परे, सच्चाई से परे। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई रे, एक गाना था। और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जाते हैं। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था, और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। तब ये गाने लिखे गए हैं, तब गाने पॉपुलर हुए थे। महंगाई और आपका अटूट नाता है, अटूट नाता। इस देश में जब भी कांग्रेस आई है, महंगाई हमेशा बढ़ी है। इंदिरा जी के समय 30% से प्लस चला गया था इन्फ्लेशन। ये आपने कारोबार किया था। अब आप 47 से शुरू कर रहे थे, कल मैं खोल के रखूंगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और इसलिए बीते 4.5 वर्ष में महंगाई का दर 55 महीने में सेवा भाव से चलने वाली सरकार 4% की मर्यादा में बांध करके रखा। मध्यम वर्गीय समाज के लिए बहुत सारी मदद करने का काम हमारी सरकार लगातार करती रही है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधि आई है, मध्यम वर्ग की आशा अपेक्षाएं बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। और मैं मानता हूं वो किसी भी देश के प्रगति के विकास के लिए बहुत अनिवार्य अंग है, जो आज देश 55 महीने में अनुभव कर रहा है।
नए नए एस्पिरेशंस, नई नई अपेक्षाएं, नई नई आकांक्षाएं, ये विकास की सबसे बड़ी निशानी होती है जो आज देश में नजर आ रहा है। कुछ लोगों को आशा अपेक्षाएं ये बोझ लग रही हैं। मैं इसको गौरव से देखता हूं क्योंकि वह दौड़ने की ताकत देती है, नया करने की प्रेरणा देती है। जीएसटी के बाद जरूरी सामान टैक्स के दायरे से हमने बाहर करने का काम किया है। आप याद कीजिए, दूध पर भी आप टैक्स लेते थे, न जाने कैसी कैसी चीज़ों पर टैक्स लेते थे। वो दिन आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। और एवरेज टैक्स जीएसटी के पहले 30% से ज़्यादा हुआ करता था। और आप ऐसी बातें बताते हो जैसे सब। और जीएसटी काउंसिल निर्णय करती है जिसमें आपके दल के लोग भी होते हैं, आपके दल के मुख्यमंत्री और आपकी सरकार के लोग भी होते हैं। आज 99% सामान 18% या उससे नीचे आया है। इस बजट में भी इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए की रियायत देने का काम हमने किया है। और ये मांग हमारे समय आई है, ऐसा नहीं है। जब इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री थे तब भी आती थी, 92 में भी ऐसी मांग आती थी। लेकिन इतने सालों तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने चिंता की है, हमने कहा। एजुकेशन लोन, हमारा मिडिल क्लास का परिवार एजुकेशन लोन लेता है। एजुकेशन लोन लेता है तो 15% से घटा करके 11% हमने उसका किया ब्याज। और उसके कारण अगर एक नौजवान विद्यार्थी 10 लाख रुपए का लोन लेता है तो आज उसको लोन भरते भरते 1.25 लाख रुपए की बचत होती है। उसी प्रकार से आवास में अगर वो बैंक से लोन लेता है मध्यम वर्गीय परिवार, तो बैंक में पैसा जमा करते करते उसको 5 से 6 लाख रुपए की बचत होती है। ये काम हमने करके दिया है। उसी प्रकार से एलईडी बल्ब, मैं हैरान हूँ, क्या कारण था कि यूपीए के समय एलईडी बल्ब 300, 400, 450 रुपए में बिकता था। और ऐसा क्या कारण है कि हमारे आने के बाद वो 60-70 रुपए में आ गया। और देश में करोड़ों एलईडी बल्ब गए हैं। कितने करोड़ों रुपयों का पैसा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार का बचा है, जिसका अंदाज लगा सकते हैं। और इस एलईडी बल्ब के कारण देश में 50,000 करोड़ रुपयों का बिजली बिल कम हुआ है, जो 50,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मध्यम वर्ग परिवार के जेब में बचा हुआ है। ये बहुत बड़ा काम एक एलईडी बल्ब के माध्यम। अगर 50,000 करोड़ रुपए का मैं पैकेज घोषित करता तो मीडिया में 24 घंटे चर्चा चलती, हर अखबार पर हेडलाइन होती। ये काम आराम से 50,000 करोड़ रुपए बचा करके देश के मध्यम वर्गीय परिवार की मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया। दिल की बीमारी के स्टेंट कितने महंगे थे, सस्ते कर दिए। नी प्लांट, उसका काम कितना सस्ता हो गया, ये करके दिखाया। हमने मुफ्त में डायलिसिस सुविधा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले गए हैं। पहले गरीब व्यक्ति को डायलिसिस के लिए 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता था। आज मुफ्त में उसकी सुविधा देने का काम किया है। 5,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हमने शुरू किए हैं। उन जन औषधि केंद्रों का परिणाम है कि आज गरीब परिवार, जिसमें संयुक्त परिवार हो, 60 से ऊपर की उम्र के 1-2 लोग रहते हो, तो कुछ न कुछ दवा उसका रोज का क्रम होता है लाना खरीदना। आज 100 रुपये की दवाई जेनरिक मेडिसिन के नाते 30 रुपये में मिलने लगी है। ये मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा लाभ होने का काम हमने किया है। उसी प्रकार से गरीब के इलाज की हमने चिंता की है। मैं हैरान हूं कि आयुष्मान भारत योजना में मोदी की चिट्ठी को लेकर के लोग परेशान हैं। एक प्रकार से चिट्ठी लिखता है देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेता है, बहुत बड़ा कमिटमेंट देता है और सामान्य मानवी को विश्वास देता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। और आप सचमुच में सदन को खुशी होनी चाहिए। इस देश के गरीब, जो गरीबी के कारण मौत का इंतजार करते थे लेकिन अस्पताल की राह जाना पसंद नहीं करते, हिम्मत नहीं करते थे, और वो सामान्य जड़ी बूटी लेकर के गुजारा कर लेते थे। गंभीर से गंभीर बीमारी में वो दिन काटते थे। परिवार के लोगों की भी स्थिति ऐसी होती थी कि इनके लिए क्या करें। 2-2, 3-3, 4-4 साल से गंभीर बीमारी से पड़े हुए लोग, अभी तो 100 दिन से भी कुछ ज्यादा दिन हुए हैं इस आयुष्मान भारत योजना को। अब तक करीब 11 लाख गरीबों ने उसका ऑलरेडी फायदा उठाया है और गंभीर प्रकार की बीमारियों में लाभ मिला है। और प्रतिदिन
15,000 से ज्यादा गरीब इस आयुष्मान भारत योजना के तहत फायदा उठा रहे हैं। ये हम सबका दायित्व है। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से हमारे सभी एमपी चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हमारे इलाके में कैंसर की बीमारी है, फलानी बीमारी है, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे दो। और प्रधानमंत्री राहत कोष से हम इस काम को लगातार करते रहते हैं। मेरे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी किया है। लेकिन इस आयुष्मान भारत के बाद आज किसी एमपी को इस प्रकार की चिट्ठी लिखने की नौबत नहीं आ रही है। उसको गोल्ड कार्ड मिल गया, उसका काम तुरंत हो जाता है। प्रधानमंत्री राहत कोष से तो कुछ सीमा तक पैसे दिए जाते थे, इसमें पूरा का पूरा खर्चा दिया जा रहा है। हर एमपी प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलने वाले पैसों के संबंध में हमेशा मुझे मिलते थे, संतोष व्यक्त करते थे कि मेरे इलाके में इतने लोगों को फायदा हो गया साहब, पहले सप्ताह में हो गया, तीसरे सप्ताह में हो गया, सबको अपना। और मैं उनको भी चिट्ठी लिखता हूँ, प्रधानमंत्री राहत कोष में से जिनको पैसा मिलता है मैं चिट्ठी लिखता हूँ कि पक्का होना चाहिए कि हाँ सचमुच में वो बीमार दाग नहीं था, और चिट्ठी लिखता हूँ। हम जब गुजरात में थे तो हमने एक प्रयोग किया था। सर्किट हाउस में लोग रहते थे, नेता लोग हैं तो फिर कंसेशन से उनको मिल जाता है सर्किट हाउस में। तो हमारे एक सर्किट हाउस के मैनेजर थे, जितने लोग रहते थे उनको फिर चिट्ठी लिखते थे कि आप और आपकी पत्नी दोनों फलानी तारीख को आए थे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। साहब स्थिति ऐसी होगी कि लोग आना ही बंद कर दिए। मैं चिट्ठी लिखता हूं उन प्रधानमंत्री कि आपको इस बीमारी के नाते मैंने इतना पैसा भेजा है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहा होगा, इसके कारण कहीं पर भी, और उसको फिर आधार से भी जोड़ दिया। एक नया पैसा का लीकेज नहीं, दलाल नहीं, कोई नहीं काम। लेकिन आयुष्मान भारत से सभी एमपीज को मैं आग्रह करता हूं, आप चुनाव में जा रहे हैं, जितने गरीबों को आपके क्षेत्र में आयुष्मान भारत का लाभ दिला सकते दिलाइए। मैं स्वस्थ स्पर्धा के लिए निमंत्रित करता हूं आपको। गरीबों का भला होगा। चुनाव तो आएंगे तो जाएंगे भैया, अभी 2-3 महीने हैं, कर लो कुछ काम, आपके लिए मौका है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अध्यक्ष महोदय जी, एक विषय को जरा मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। विस्तार से बताने की बात अब शुरू कर रहा हूं। संविधान संशोधन करके हमने देश के गरीब युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक सुविधा तो की है, लेकिन सामाजिक तनाव को जितना डाइल्यूट कर सकते हैं उस रास्ते को हमने चुना है। SC, ST, OBC उस व्यवस्था को जरा भी हाथ लगाए बिना 10% गरीबों का आरक्षण, ये विषय कोई हमारे आने के बाद आया था नहीं, पहले से था। ये हमने हिम्मत दिखाई और मैं इस सदन का आभारी हूं, सबका आभारी हूं कि सबने सर्वसम्मति से इस पर साथ दिया। मैं इसके लिए आज मौका लेता हूं आभार व्यक्त करने का, हर एक का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी अन्याय न हो, इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनुपात के अंदर सीटें बढ़ाने का भी निर्णय कर लिया है, ताकि हमारी जो प्रगति की यात्रा है उसको कोई तकलीफ ना हो। 55 साल के शासन के बावजूद अब मैं जरा ये सत्ता भोग की हाल क्या है। सत्ता भोग 55 साल, जॉब के संबंध में कोई स्टैंडर्ड व्यवस्था विकसित ही नहीं हुई 55 साल तक। हमारे लिए वो एजेंडा ही नहीं था पुरानी सरकारों के लिए कि रोजगार को ध्यान में रख करके व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए। रोजगार का हिसाब कोई व्यवस्था नहीं है, और इसके लिए सत्ता भोग में डूबे हुए लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है। हमने आकर के कोशिश की है, और अगर 100 सेक्टरों में नई नौकरियां बन रही हैं तो सिर्फ उसमें 7-8 सेक्टर को गिन करके एक मोटा अनुमान लगाया। आज जो पद्धति है कि 100 सेक्टर में रोजगार में 7 या 8 में टोकन सर्वे होता है और उसके हिसाब से अनुमान। अब आज वक्त बदल चुका है, सारे पैरामीटर बदल चुके, रोजगार के प्रकार बदल चुके हैं।
और इसलिए हम जिस सच्चाई, और इसलिए मैं आज इस सदन को सच्चाई बताना चाहता हूं और डंके की चोट पर बताना चाहता हूं, हकीकतों के आधार पर बताना चाहता हूं। और मैं देशवासी भी जो टीवी पर देखते हैं उनको विशेष रूप से कहता हूं कि मेरे आगे के भाषण के बजाय इसको गंभीरता से सुनिए, ताकि ये जो जिस प्रकार से सत्य को कहीं जगह नहीं, ऐसे जो सत्ता भोगी लोग जो बातें कर रहे हैं उनको जरा सीधा सीधा जवाब देश की जनता दे सकती है। अब देखिए, देश में असंगठित क्षेत्र करीब करीब 85 to 90% नौकरियां देता है, जबकि संगठित क्षेत्र सिर्फ 10 से 15% ही जॉब देता है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80 to 90% है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10 to 15% ओनली। ये जो सेक्टर सिर्फ नौकरियों के 10% प्रतिनिधित्व करता है, मैं उसके कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मैं जरा वो 10% वाला हिसाब देना चाहता हूं। 90% वाला हिसाब बाद में देखते हैं। सितंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक, यानी करीब करीब 15 महीने में लगभग 1,80,00,000 लोगों ने पहली बार प्रोविडेंट फंड का पैसा कटाना शुरू किया। ये बिना रोजगार होता है क्या? हाँ, इनमें से 64% लोग हैं जिनकी उम्र 28 साल से कम है। इसलिए खरगे जी आज जो सुबह आर्गुमेंट दे रहे थे, इसको कोई लॉजिक नहीं है। 28 साल से कम उम्र का व्यक्ति मतलब ये नया जॉब प्राप्त करने वाला लोग होता है। इसके अलावा एक और तथ्य मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे देश में मार्च 2014 में करीब करीब 65 लाख लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में रजिस्टर किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में ये संख्या बढ़कर के 1,20,00,000 हो गई। क्या ये भी बिना नौकरी के सब हुआ होगा क्या? कोई ऐसे ही कर देता होगा क्या? 10 करोड़ नौकरियां किधर? और इसलिए एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स जो अपनी आय घोषित करते हैं, उन्हें खुद सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन ये लोग अपने यहां जिन लोगों को नियुक्त करते हैं उनको सैलरी देते हैं। पिछले 4 वर्षों में देश में ऐसे लगभग 6,35,000 नए प्रोफेशनल जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलता है तो क्या किसी और को काम नहीं देता होगा क्या? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना दफ्तर खोलता है, क्या किसी को रोजगार नहीं देता होगा क्या? क्या ये 1, 2, 3 लोगों का स्टाफ नहीं रखता होगा क्या? 6,35,000 प्रोफेशनल्स आप उन्होंने जिन लोगों को काम पे रखा होगा। और मैं फिर कहूंगा कि फॉर्मल सेक्टर का आंकड़ा है जो सिर्फ 10% प्रतिनिधित्व करता है, उसके आधार पर मैंने बताया है। अब मैं आपको जरा इनफॉर्मल सेक्टर का आंकड़ा देता हूं। इनफॉर्मल सेक्टर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, असंगठित कामदार जो होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर होता है। बीते 4 वर्षों में थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। सदन में आप जैसे लोग रहने चाहिए ताकि चिंता रहती है। बीते 4 वर्षों में करीब 36 लाख बड़े ट्रक या कॉमर्शियल व्हीकल बिके हैं। करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स बिके हैं और 27 लाख से ज्यादा नए ऑटो की बिक्री हुई है। ये सारी गाड़ियां जिन्होंने भी खरीदी है, क्या उन्होंने पार्किंग करके रखी है क्या?
शोभा के लिए रखी है क्या? क्या उनको कोई चलाने वाला नहीं होगा क्या? उनकी कोई सर्विसिंग नहीं होती होगी क्या? क्या उनके मेंटेनेंस के लिए कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता होगा क्या? एक अनुमान है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही देश में बीते 4.5 वर्षों में करीब 1.25 करोड़ लोगों को नए अवसर मिले हों। इसी तरह होटल इंडस्ट्री, अगर होटल इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो अप्रूव्ड होटलों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि हुई है। क्या ये होटल खाली पड़े हैं? किसी को जॉब नहीं दे रहे हैं क्या वो? क्या ये अनुमान ये भी हो सकता है कि टूरिज्म सेक्टर में करीब 1.5 करोड़ नई नौकरियों का निर्माण हुआ है। देश में टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस का इतना विस्तार हो रहा है, लेकिन विपक्ष के मेरे साथियों को लगता है कि तमाम ऐप बेस्ड कंपनियां ये कर रही हैं। ये ऐप बेस्ड कर रही है, क्या ड्राइवरलेस कार चल रही है क्या? ना ऐप बेस्ड हो रहा है तो क्या ड्राइवरलेस कार है क्या? उसमें भी कोई न कोई गाड़ी चलाता है, उसको भी कोई न कोई रोजगार है। मुद्रा योजना के तहत पहली बार लोन पाने वाले लोगों की संख्या 4.25 करोड़ से ज्यादा है। फर्स्ट टाइमर, यानी इन 4.25 करोड़ लोगों ने अपना काम शुरू किया है, लेकिन ये लोग जॉब डेटा के अंदर नहीं होते हैं। इसी तरह हमारी सरकार के दौरान 2 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। क्या इसकी वजह से भी किसी को नौकरी नहीं मिली होगी क्या? एक जमाना था एसटीडी का बूथ लगता था और पार्लियामेंट में उसको रोजगार के आंकड़ों के रूप में बताया जाता था। आज कॉमन सर्विस सेंटर, 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर और करीब 18-20 घंटे काम करते हैं। एक कॉमन सर्विस सेंटर में 3-3, 5-5 नौजवान काम करने लगे हैं और कॉमन सर्विस सेवाएं दे रही है। उसी प्रकार से देश में 2 गुनी गति से हाईवे बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, करोड़ों नए घर बन रहे हैं। क्या ये भी किसी को रोजगार के अवसर नहीं देते हैं क्या? हमारे देश का नौजवान आज अपने दम पर खड़ा हुआ है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ये स्वरोजगार के ऐसे मजबूत हमारे इनिशिएटिव है जो देश में, अध्यक्ष महोदया, हमारा देश का युवान हमारे देश के भविष्य के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ साथ हमारे देश के किसान, उसकी चिंता भी जिस प्रकार से की गई है, जरा बजट देख लीजिए। आपके समय कितना बजट खर्च होता था, हमारे समय कितना खर्च होता है। आप एमएसपी में कितना पैसा लगाते थे, हम एमएसपी में कितना लगाते हैं। आप देख लीजिए, जहां आपकी सरकारें थी एमएसपी में कितनी खरीदी करते थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एमएसपी में कितनी खरीदी करते हैं। जरा आंकड़े देखोगे तो आपको लगेगा कि किसानों के लिए काम कैसे होता है। 55 साल का सत्ता भोग, 55 महीने का सेवा भाव, ये आपको किसानों की सेवा में भी बिल्कुल नजर आएगा। और आपने 10 साल में चुनाव को ध्यान में रखते एक कर्ज माफी का चक्र बना लिया। ये आपने अपना खेल शुरू किया। 10 साल हवा बनाते चलो और आंख में धूल झोंको और फिर अपना वोट बटोरने की कोशिश करो। ये आपकी 10 वार्षिक योजना है। 2009 का चुनाव जीतने के लिए आपने कर्ज माफी की घोषणा की। किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था माननीय अध्यक्ष जी, 6 लाख करोड़ रुपया। इतना बड़ा उन्होंने तामझाम हो हल्ला किया और उनकी इकोसिस्टम में कोई उनको सवाल तो पूछता नहीं है, वो भी गाजे बाजे बनाने लग जाते हैं। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आपने माफ कितना किया?
52,000 करोड़। ये क्या, और ये किसको जाता है? बैंक में जो बड़े लोगों से पैसे ले जाते हैं उनको जाता है। जो गरीब किसान है उसको तो बेचारे को कुछ जरूरत है, साहूकार के पास जाना पड़ता है, वो ब्याज में मर जाता है। लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं थी। और उस समय जो सीएजी का रिपोर्ट है इसी सदन में रखा गया, लेकिन उस समय इतने बड़े बड़े करप्शन का कारोबार चलता था कि बहुत सी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता था। 2G चलता था, कोयला चलता था, न जाने क्या क्या चलता था, और कैसे कैसे लोग चलाते थे, केस किस समय चलाते थे। लेकिन उस समय के सीएजी रिपोर्ट में है कि उस 52,000 करोड़ में भी 35 लाख लोग ऐसे पाए गए जो इसके हकदार नहीं थे, लेकिन वो पैसे ले। इसमें भी दलाली, इसमें भी खेल। और इतना ही नहीं, हमने जब इस योजना को लाए हैं तो हमारा साफ मत है कि हम कैसे भला करेंगे। किसान के लिए हमारी सोच क्या रही है? हमारे हजारों करोड़ रुपए हम भी कर्ज माफी के रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन एम्पावरमेंट ऑफ किसान, उसकी समस्या का कायमी समाधान 99 सिंचाई योजना, आज आपको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से जरा तकलीफ हो रही थी। 99 सिंचाई योजनाएं जो किसी समय में, जैसे मैंने कहा, नेहरू जी ने हमारे यहां एक पत्थर डाला था, मैंने जाकर के उद्घाटन किया। 99 ऐसी योजनाएं जो लटकी पड़ी थी, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उन योजनाओं को पूरा करने का काम हमने किया है। हमने नए मेगा फूड पार्क, नए कोल्ड स्टोरेज को बल दिया है। हमने 22,000 ग्रामीण हाट बनाने की दिशा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने इनाम के माध्यम से ऑनलाइन किसानों को अपने माल बेचने के लिए व्यवस्था मुहैया की है ताकि किसान को पूरा दाम मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस योजना में किसानों के लिए इस बार बजट में 6,000 रुपये वार्षिक रूप से देने का तय किया है। ये निर्णय आने वाले दुर्गम परिणाम करने वाला है। 12 करोड़ किसान इसके लाभार्थी बनेंगे। आपकी अब तक की योजनाएं 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ किसानों तक सीमित थे, ऊपरी सतह के लोगों के लिए थे। 1 एकड़ भूमि वाला, 2 एकड़ वाले भूमि वाले किसान तक कभी पहुंचे नहीं थे। ये एक योजना ऐसी है कि जो 1 करोड़, 2 एकड़ छोटे किसान पर, और इस देश के 85% किसान ये हैं, इनको ये लाभ मिलने वाला है। और करीब 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ उनके बैंक के खाते में जाएगा, कोई दलाल नहीं होगा। मैं हैरान हूं, कुछ राज्य बड़े सीना तान करके कह रहे हैं हम ये मोदी की किसान योजना को नहीं लेंगे। अरे वहां के जरा किसान को तो पूछो भाई, 6,000 रुपये आना है, लेना है कि नहीं लेना है? आपको तो 1 रुपया देना नहीं है, सीधा जाने वाला है। लेकिन राजनीति में ऐसा पागलपन कुछ लोगों का हो जाता है, घोषणा कर देते ये योजना का लाभ नहीं लेंगे। अरे अपने किसानों की चिंता करो, आयुष्मान हम नहीं लेंगे, अरे अपने यहाँ गरीब की चिंता करो। ये राजनीति चलती रहेगी, ये खेल करना बंद करो और अपने गरीब और किसानों की चिंता करो। किसान, साहूकारों का ऋण लेने वाले छोटे किसानों की कोई कर्ज माफी होती नहीं है। मैं जरा कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूं, और आप कर्नाटक के हैं, अब आपका और किसान नेता स्वयं यहाँ बैठे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी अपने आप को एक किसान पुत्र के रूप में हमेशा लोगों को बताते रहते हैं। आपकी सरकार आपने बड़ी घोषणा की थी, और हमें कहते हो कि घोषणाएं करके मोदी ने वोट ले लिया। आपने कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था। इसके लाभार्थी 43 लाख, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कर्नाटका, 43 लाख उसके हितकारी हैं, और अभी तक सिर्फ 60,000 लोगों को लाभ मिला। ये मैं आपके सरकार की बात बताता हूं। आप 43 लाख में से 60,000, और आप दुनिया को कर्ज माफी के नाम पे बता रहे हो 10 दिन में कर्ज माफी, 10 दिन में कर्ज माफी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाकर के आइए, वहां अभी तो कागज पे चिट्ठियां नहीं बन पा रही है। 10 दिन में आप बातें बड़ी बड़ी करते थे।
और मैं बताता हूं, आपका 10 वर्ष का सर्कुलर, 10 वर्ष का आपका खेल, 10 वर्ष के खेल में आप एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपया माफ करते हैं, 10 साल में एक बार। और ऊपर के जो 2-3 करोड़ किसान हैं वही उनके हितकारी होते हैं, पहुंचता तो है नहीं। हमारी योजना है प्रति वर्ष 10 साल का मैं हिसाब लगाऊं तो किसानों के खाते में 7.5 लाख करोड़ रुपए जमा होगा। कहां 50-52 हजार का खेल और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों के हाथ में जाएगा। इतना ही नहीं, हमने इस बजट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, मछली पालन करने वाले किसानों के लिए भी हमने विशेष व्यवस्था किया, पशुपालन वालों के लिए भी हुआ। जो किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट किसान को मिलते थे वो पशुपालक को भी और मछली पालन वाले लोगों को भी मिलने वाले हैं, इसका फायदा होने वाला है। हमने उन लोगों के विषय में सोचा, एक संवेदनशील सरकार कैसे काम कर सकती है। आप कहेंगे हमारे समय भी था, हमारे समय भी था, भाई सब कुछ आपके समय में था। और मुझे तो ये आपके किए हुए उसको पूरा करने में मेरी ताकत काफी जा रही है, क्योंकि आप ऐसा सब हाथ लगा लगा करके छोड़ दिया है कि इसको पूरा करना पड़ रहा है। और लेकिन उसको भी मैं खुशी खुशी पूरा करूंगा। अब मुझे बताइए, टीकाकरण ये कोई मोदी आने के बाद आया क्या? टीकाकरण पहले भी था, लेकिन टीकाकरण होना चाहिए, उस बच्चे को, उस मां को लाभ मिलना चाहिए, वो काम नहीं होता था। हमारे गरीब, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित छूट जाते थे। हमने मिशन इंद्रधनुष चलाया और आज हमने टीकाकरण का दायरा चौड़ा कर दिया और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। टीकाकरण आपके जमाने में भी था, लेकिन वो टीका किसी के टीके के लिए रह जाता था, गरीब के घर तक वो टीका पहुंचता नहीं था। इस काम को हमने करने का काम किया। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले लोगों को स्किल डेवलपमेंट का काम, स्वरोजगार का काम, उसके लिए कौशल विकास का एक बड़ा अभियान हमने चलाया है। हमने स्किल इंडिया अभियान के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के लिए कई वर्षों से मांग रहती थी। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए 40-42 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है। पहली बार हमने उसको हाथ लगाया और हमने 3,000 रुपए के पेंशन की व्यवस्था अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए लेकर के आए। मैं मानता हूं हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी जो सोचती थी वो नहीं कर पाई, वो काम करने का काम हमने किया है। और इसलिए एक काम हमारे देश में मछुआरों की एक मांग रहती थी कि हमारे लिए अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। हमारी सरकार ने इस बार बजट में कहा है माछीमारों के लिए, मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा है। उसी प्रकार से ट्रेडर्स, देश की गतिविधि में, आर्थिक गतिविधि में ट्रेडर्स का रोल है, लेकिन उनके लिए कोई मालिक नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं था। सरकार ने हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें बदल करके DIPP को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के साथ जोड़ दिया है, ताकि ट्रेडर्स की देखभाल करने वाला भारत सरकार में भी एक विभाग होना चाहिए। गुमंतु समुदाय, ये कोई मेरे आने के बाद गुमंतु नहीं हुए, सदियों से समुदाय है। आपकी सरकार में थे और आप तो गरीबों के नारे लगाते थे, लेकिन गुमंतु समुदाय के लिए साफ सपेरे वाले लोग हैं, उनको आप किसी विदेशी मेहमान को दिखाने के लिए तो सपेरे वालों को बिठा देते थे, लेकिन उनकी चिंता करने की आपको फुर्सत नहीं थी। हमने पहली बार गुमंतु समुदाय के वेलफेयर के लिए बोर्ड बनाने का निर्णय किया है, ताकि योजनाओं का लाभ समाज के उस वर्ग को मिले। और मेरा अनुभव है, मैंने गुजरात में जब था, मैंने गुमंतु जाति के लोगों को, उनको मकान के लिए काम कर रहा, मेरी इच्छा थी उनके बच्चे पढ़े, तो वो कह रहे थे साहब हमारा तो घर नहीं, हम रहेंगे कहाँ, हम स्कूलों में क्या जाएंगे। मैंने जब उनको घर दिया, आज मैं गर्व से कहता हूं उनके बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं और बड़े शान से जीना जी रहे हैं। अगर इस समाजों में शक्ति है, उन समाजों की भलाई के लिए हम काम करें तो हम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, विदेश के संबंध में हमारी सुषमा जी कई बार कई बातें कह चुकी हैं, इसलिए मैं उसको विस्तार में नहीं जाता हूं। लेकिन एक बात नहीं है, निश्चित है कि आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा, ये आज दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। आज विश्व में कोई निर्णय होते हैं तो निर्णय के पहले आप पेरिस एग्रीमेंट देख लीजिए। पेरिस एग्रीमेंट का फाइनल होने से पहले लगातार दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां
टेलीफोन पर भारत से बात करती थी कि ये शब्द रखें या न रखें। यानी आज भारत ने अपनी जगह बना दी है और भारत ने पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में तनाव होगा, लेकिन पैलेस्टाइन इजराइल दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के तनाव होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं। हमने इस प्रकार से आज दुनिया के अंदर हमारा विदेश में रहने वाला भारतीय समुदाय, हमने कभी इसकी अहमियत नहीं मानी। अब मुझे खुशी है कि मेरे प्रयत्नों के बाद सभी राजनीतिक दलों को भी विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरफ नजर गई है और मैं इसको अच्छा मानता हूं। और विदेश में रहने वाले भारतीय हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, हमने इसको पहचाना है और आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में वो हमारी बात को पहुंचा रहे हैं और मुझे खुशी है कि अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, बनारस में हुआ, अब तक के प्रवासी भारतीय दिवस में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला। और खुशी की बात है, कुंभ विश्व ने हेरिटेज के रूप में इसको स्वीकार किया है, लेकिन हम ऐसे मानसिक बीमारी में फंस गए थे कि कुंभ की बात आए तो भागते थे, कहीं सांप्रदायिकता का दाग न लग जाए। लेकिन आज दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधित्व कुंभ के मेले में आ रहे हैं। दुनिया की एम्बेसी के सारे लोग कुंभ में गए और अपने देश का झंडा गाड़ करके आए। उसको ये भारत की ताकत है, भारत का सॉफ्ट पावर है। इसको भी हमने पहले नजरअंदाज किया, आज हम उन चीजों को भी बल दे रहे हैं और इसलिए उस दिशा में भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने जितनी भी विचार रखे होंगे, आलोचना की होगी, तथ्यों को अभाव के साथ भी बोल लिए होंगे, रिकॉर्ड पर भी चला जाएगा। लेकिन मैं आज इस सदन को, अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जिस मंजिल को लेकर के हम निकले हैं, देश के सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो ठानी है, जिसके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, देश जिन बीमारियों में फंसा हुआ है इससे बाहर निकालने का काम, देश जिन सपनों को लेकर के चल रहा है, इन सपनों को लेकर के योजना पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास, देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पल पल देश के विकास के लिए काम आए, पाई पाई देश की भलाई के लिए काम आए, इसके हम लगातार लड़े हैं। हम करते रहे हैं, हम करते रहेंगे और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। और मैंने 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी, 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया था। 1.5 पौने 2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और यही अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। और इसलिए आने वाले दिनों में जो लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ा, आज आगे बता रहे थे, मैं जरा कहता हूं, खड़गे जी सीनियर व्यक्ति हैं, जरा उनके अभ्यास के लिए अगर हो सके तो 47 में जो देश आजाद हुए, उन्होंने 2014 तक क्या प्रगति की और 47 में आजाद हुए हिंदुस्तान ने क्या प्रगति की, ये लेखा जोखा लोगे तो पता चलेगा कि हर डगर डगर पर आपकी विफलताएं नजर आएगी। जबकि दुनिया के देशों ने इसी कालखंड में विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली विफलताओं को पार किया है। हमारे पास संभावनाएं थी, आपकी गति में दम नहीं था, आपकी नीति नहीं थी, आपके पास विजन नहीं था। और इसी के कारण 5-15 संस्थाओं का नाम देकर के आप गीत गाते रहते हो,
अगर उसी गति को चलते देश को समस्याओं से आपने मुक्त किया होता, अरे किसान को पानी पहुंचा दिया होता, आपने लोगों को घरों बिजली पहुंचा दी होती। हाँ, हम 55 महीने में कर दिए हैं और आने वाले में देश हमको यही काम देने वाली है, हम करके रहने वाले हैं। और इसलिए आखिर में कहना चाहूंगा, आज सुबह बसवना के कुछ वचन खड़गे साहब पढ़ रहे थे, बसवना के वचन पढ़ रहे थे खड़गे साहब। लेकिन खड़गे साहब, आप तो कर्नाटक के हैं, इतने साल के बाद क्यों पढ़ा? ये अगर 25-30 साल पहले पढ़ा होता तो जो बुरे रास्ते पर आप लोग चले गए नहीं जाते, गलत काम पर चले गए नहीं जाते। जो एंकर से आप बात कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको ये बसवना के वचन, और मैं चाहूंगा हर कांग्रेसी के घर में बसवना का ये जो वचन आप पढ़ा ना, उसको टिंगा के रखिए। और अभी जहां सरकारें आपको मौका मिला है वहां तो बड़े अक्षरों में लगा के रखिए, ताकि ये बीमारियां जो आपके यहाँ फली फूली हैं थोड़े लोग डरने लगे। और इसलिए भी वहां फोटो मोदी की मत रखना, वरना बेचारे डर जाएंगे तो मुसीबत आएगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा, ये डर उन्हें, और इसीलिए तो जिंदगी खपाई है, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जिंदगी खपाई है। माननीय अध्यक्षा जी, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल इस देश में चोर लुटेरे बदमाशों का डर खत्म हो गया था, उसी के कारण देश बर्बाद हुआ है। उनके लिए डर पैदा करने के लिए देश ने मुझे यहां बिठाया है, और इसलिए इस काम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदया जी, आखिर में एक बात कह करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। सूरज आएगा भी तो कहां, सूरज आएगा भी तो कहां, उसे यहीं रहना होगा। यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रथजंगों में। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। A number of amendments have been moved by members. Please wait here. To the motion of thanks, I shall put all the amendments to the vote of the House together. Now the question is that all the amendments moved by honorable members be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think noes have it. The amendments are negative. I shall now put the motion of thanks to the vote of the House. The question is that an address be presented to the President in the following terms: that the members of the Lok Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on January 31st, 2019. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. Now the House stands adjourned to meet again on Friday,
the 8th February 2019 at 11 a.m. Hello and welcome to Security Scan. I'm Vishal Dahiya, and this week we will talk about Hindustan Aeronautics Limited. It has got too much of different varieties on its plate. And I think we got to make sure that its work is focused in a general area. The basic issue, if you really ask me, which is linked to productivity of HAL itself, is that absence of aircraft industrial ecosystem. If the country has to become a global power, HAL has to grow very strong, and I would request everybody to keep the politics out of HAL